प्यारे विद्यार्थियों, टुडे विल डिस्कस अबाउट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। लेखांकन की अवधारणाओं के बारे में विस्तार से हम आज चर्चा करेंगे। लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग दो प्रकार के होते हैं। एक है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, इनके लेखांकन अवधारणाएं, और दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, इनके लेखांकन प्रथाएं। आज हम यहाँ पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। द बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर दोज यूनिवर्सल फैक्ट्स और कंडीशंस which are assumed on the very outset of accounting process। यानी कि लेखांकन अवधारणाएं वे सर्वमान्य तथ्य अथवा शर्तें हैं अथवा नियम हैं जिन्हें लेखांकन कार्य प्रारंभ करते समय मानकर चला जाता है। इसलिए इन्हें लेखांकन मान्यताओं के रूप में भी जाना जाता है। तो रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग, इनके जो लेखांकन का रिकॉर्डिंग का कार्य होता है और जो रिपोर्टिंग का कार्य होता है, दोनों में ही अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को मानकर चला जाता है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स जो हमारे हैं उनको हम दो भागों में बांटकर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। इनके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं, अदर कॉन्सेप्ट्स एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 विच इज इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, there are three fundamental accounting concepts, or you can say assumptions. First one is going concern concept, second one is consistency concept, and third one is accrual concept. तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यानी कि चालू व्यवसाय की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार हमारा जो व्यवसाय है उसके बारे में यह मान लिया जाता है कि व्यवसाय भविष्य में अनिश्चित काल के लिए चलता रहेगा तथा इसी आधार पर व्यवसायिक लेन देनों का लेखा किया जाता है। इसी अवधारणा के आधार पर व्यवसाय की स्थायी संपत्तियों को बैलेंस शीट में मार्केट वैल्यू पर न दिखा करके कॉस्ट प्राइस पर दिखाया जाता है। इन संपत्तियों को मार्केट वैल्यू पर इसलिए नहीं दिखाया जाता क्योंकि इन्हें निकट भविष्य में बेचने के लिए नहीं बल्कि इन्हें दीर्घ काल में प्रयोग करने के लिए खरीदा जाता है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हमारी जो स्थायी संपत्तियां हैं उनके उपयोगी जीवन काल का अनुमान लगाया जाता है और उनके ऊपर डेप्रिसिएशन राइट ऑफ किया जाता है, अपलिखित किया जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हमारे जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, पूर्वदत्त व्यय हैं, उनको बैलेंस शीट में दर्शाया जाता है क्योंकि व्यवसाय भविष्य में उनसे लाभ प्राप्त करने की आशा रखता है। चालू व्यवसाय की अवधारणा, इनके गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के कारण ही जो इन्वेस्टर्स हैं किसी भी व्यवसाय में धन लगाने के लिए प्रेरित होते हैं। वो ये मानकर चलते हैं कि व्यवसाय भविष्य में चलता रहेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, यानी कि समानता या एक रूपता की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार एक व्यावसायिक संस्था में प्रतिवर्ष एक ही लेखांकन पद्धति, इनके अकाउंटिंग सिस्टम को अपनाया जाना चाहिए, जिससे कि विभिन्न वर्षों के जो फाइनेंस स्टेटमेंट्स हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, उनकी तुलना सुविधाजनक तरीके से की जा सके और महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सके। यदि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को नहीं अपनाया जाता है, अर्थात हमारी लेखांकन पद्धतियां हैं, हमारे मेथड्स हैं, अगर उनको हम लगातार बदलते रहते हैं तो व्यवसाय के विभिन्न वर्षों के परिणामों की तुलना नहीं की जा सकती। यानी कि हम व्यवसाय की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है और जो फाइनेंशियल पोजीशन है उनकी तुलना हम हमारे व्यवसाय के प्रीसीडिंग ईयर्स के रिजल्ट्स से नहीं कर सकते हैं, या यूं कहिए कि अन्य फर्मों के साथ भी हम उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं। जैसे स्थायी संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन लगाने के कई मेथड्स हैं। इनमें जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो अगर हम किसी एक मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो उसी मेथड को हम लॉन्ग टर्म में अपना कर रखें, उसे हम बार बार परिवर्तित ना करें। ठीक इसी प्रकार से जैसे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, उसके लिए भी जो पद्धति हमने अपनाई है
उसी पत्ती के अनुसार एक रूपता के साथ, समानता के साथ उसको हम अपना कर रखें। अकाउंटिंग प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी का होना, एक रूपता का होना आवश्यक होता है, परंतु इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि आवश्यकता पड़ने पर भी एक व्यावसायिक इकाई की लेखांकन पद्धतियों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि व्यवसाय की परिस्थितियां समय समय पर परिवर्तित होती रहती हैं और एक अकाउंटेंट यह समझता है कि व्यवसाय तथा उसमें रुचि रखने वाले पक्षकारों के लाभ के लिए किसी भी पद्धति में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है, तो वह ऐसा परिवर्तन कर सकता है, परंतु उसे ऐसे परिवर्तन तथा उसके प्रभाव के संबंध में स्पष्ट रूप से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उल्लेख कर देना चाहिए, ताकि हमारे जो उपयोगकर्ता हैं, यूजर्स हैं, उनको इसकी जानकारी प्राप्त हो सकती। ये था हमारा सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है हमारा अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग में, इनके लेखांकन में अक्रूवल बेसिस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें अक्रूवल बेसिस को ध्यान में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 का निश्चित किया गया है, तो ऐसी स्थिति में अक्रूवल कॉन्सेप्ट के अनुसार 1 जनवरी 18 से 31 दिसंबर 18 तक की जितनी भी आपकी सेल हैं, चाहे वो नकद हो चाहे वो उधार हो, इसी अकाउंटिंग ईयर की मानी जाएंगी। जैसे आपने दिसंबर में 50 लाख रुपए की सेल उधार में कर दी, ये 50 लाख रुपए की सेल दिसंबर महीने की ही रिकॉग्नाइज मानी जाएगी और इसका अकाउंटिंग ईयर जो है वो रहेगा 1 जनवरी 18 से 31 दिसंबर 18। तो अक्रूवल बेसिस ये बताता है कि जब भी आपने सेल की है उसी टाइम उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। उसका कैश चाहे नकद में उसी टाइम मिल जाए, चाहे नेक्स्ट ईयर मिले, इसका सेल के रिकॉग्निशन से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक इसी प्रकार से 1 जनवरी 18 से 31 दिसंबर 18 के बीच में जो आपने एक्सपेंसेस किए हैं, जो एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं, चाहे उनकी पेमेंट हुई हो चाहे ना हुई हो, वो एक्सपेंसेस उसी अकाउंटिंग ईयर के माने जाएंगे। मान लीजिए दिसंबर 18 की सैलरी जिसका भुगतान अभी नहीं हुआ है, इस सैलरी के एक्सपेंसेस को 1 जनवरी 18 से दिसंबर 18 के अकाउंटिंग ईयर का एक्सपेंस माना जाएगा। इस एक्सपेंस की पेमेंट का यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। वो पेमेंट 31 दिसंबर तक भी हो सकती है या नेक्स्ट ईयर 2, 4, 5 जनवरी तक भी हो सकती है। यानी कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट रिवेन्यू के साथ साथ एक्सपेंसेस पर भी बराबर लागू होता है। जैसे हम एक्सपेंसेस और रिवेन्यू को मैच करते हैं तो इसमें समय को ध्यान में रखा जाता है कि आपने सेल कब की है, उसका कैश रिसीव हुआ नहीं हुआ, इस बात से कोई संबंध नहीं है। आपने एक्सपेंसेस कब किया है, आपने वो सेवाएं कब ली हैं, ये महत्वपूर्ण है। उसकी पेमेंट कब की है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। यानी कि कैश बेसिस की जगह जो अक्रूवल बेसिस है वो आपके बिजनेस की सही परफॉर्मेंस बताता है। अगर हम ये सारा कार्य कैश बेसिस पर करेंगे तो फिर हमारी जो परफॉर्मेंस है और हमारी जो पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, उसका सही आकलन हम नहीं कर पाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इन 3 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो अब तक डिस्कस किए गए हैं, इनके बारे में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स ये मान कर चलते हैं कि इन तीनों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय फॉलो किया गया है, उनका अनुसरण किया गया है। तो इन तीनों फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेंशन करने की, वहां पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमने अक्रूवल बेसिस के ऊपर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है, हमने कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट्स को फॉलो किया है, या हमने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है। ये मान लिया जाता है कि इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को फॉलो किया गया है और उन्हीं के आधार पर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। और अब हम जो डिस्कस यहाँ पर करेंगे, इनके अलावा कुछ
कॉन्सेप्ट्स और हैं, अदर कॉन्सेप्ट्स, तो उनके बारे में एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, व्यवसाय के अस्तित्व की अवधारणा। यानी कि व्यवसाय और व्यवसाय का मालिक दोनों अलग अलग सेपरेट एंटिटी हैं। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग स्वतंत्र इकाई हैं, सेपरेट एंटिटी हैं। जब भी बिजनेसमैन इनके व्यवसाय का स्वामी अपने व्यवसाय में कुछ राशि इन्वेस्ट करता है तो उसे कैपिटल के रूप में रिकॉर्ड कर लिया जाता है और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में वहां पर कैपिटल के रूप में लिखा जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब वह व्यवसाय से कुछ राशि विड्रॉ करता है तो ड्राइंग्स के रूप में उसकी एंट्री कर दी जाती है और कैपिटल में से उसको घटाकर दिखाया जाता है। तो बिजनेसमैन का पूरा हिसाब किताब यहाँ पर रखा जाता है। अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कुछ सामान घर ले जाता है तो उसको भी रिकॉर्ड कर लिया जाता है, उसको भी ड्राइंग के रूप में लिख लिया जाता है और फिर कैपिटल में से उसे कम करके दिखाया जाता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण ही जो बिजनेसमैन अपने निजी लेन देन करता है, प्राइवेट ट्रांजैक्शंस करता है, उन ट्रांजैक्शंस को व्यवसाय की पुस्तकों में कहीं पर भी नहीं लिखा जाता है। तो बिजनेसमैन को लेनदार माना जाता है, यानी कि जितनी कैपिटल उसने बिजनेस में लगाई हुई है उतनी कैपिटल के लिए बिजनेसमैन बिजनेस का लेनदार होता है, उतने पैसे बिजनेस ने बिजनेसमैन को देने होते हैं। तो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को सेपरेट एंटिटी मानने से हम बिजनेस के जो नेट प्रॉफिट्स हैं, इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है और उसकी जो वित्तीय स्थिति है, फाइनेंशियल पोजीशन है, उसके बारे में सही आकलन कर सकते हैं। सभी प्रकार के व्यावसायिक संगठनों, चाहे वो एकाकी व्यापारी हो, चाहे साझेदारी हो, चाहे वो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी हो, सभी में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को माना जाता है, सभी में इसको लागू किया जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। और जो सेकंड पॉइंट है वो है मुद्रा माप अवधारणा, यानी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार लेखांकन कार्य करते समय केवल उन्हीं लेन देनों व घटनाओं को ध्यान में रखा जाता है जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। कोई भी ऐसी घटना, चाहे वो कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, अगर उसे मुद्रा के रूप में हम नहीं माप सकते हैं तो उसे लेखांकन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा एफिशिएंट मैनेजर है और उसने हमारे बिजनेस से रिजाइन कर दिया है, त्यागपत्र दे दिया है। ठीक ऐसे ही जैसे कि मैनेजर्स हैं और हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो गया, या कहिए कि कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, या कहिए कि कोई भी हमारा कॉम्पिटिटर है बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट हमारे कंपटीशन में लेकर आ गया है। आप देखते हैं कि चारों ही घटनाएं काफ़ी बिजनेस के लिए हानि पहुंचाने वाली हैं, लेकिन उस हानि को हम मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते हैं। इसलिए इन घटनाओं का यहाँ पर लेखांकन में किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, उनकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाती। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप देखते हैं कि मुद्रा ही एक ऐसा मापदंड है जिसके द्वारा प्रस्तुत की गई लेखांकन सूचनाओं को उपयोगकर्ताओं द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यही बताता है कि हमें सबसे पहले उन घटनाओं की पहचान कर लेनी चाहिए, उन लेन देनों को पहचान लेना चाहिए जिन्हें हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। उसके बाद उनकी रिकॉर्डिंग पुस्तकों में की जाती है। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। और जो तीसरा पॉइंट है लेखा अवधि की अवधारणा, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि इस अवधारणा का विकास किस अवधारणा से हुआ है, इनकी ये कॉन्सेप्ट जो है कैसे डेवलप हुआ, कैसे ये जो है प्रचलन में आया। तो इसका जवाब है कि इस कॉन्सेप्ट का विकास चालू व्यवसाय की अवधारणा, इनके गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से हुआ है। जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि जो हमारा व्यवसाय है वो दीर्घ काल तक, इनके 50 साल, 100 साल, 200 साल, 250 साल,
यानी कि वो चलता रहेगा और चलता ही रहेगा, ये मानकर हम उसमें चलते हैं। तो एग्जैक्ट प्रॉफिट अगर आपने किसी व्यवसाय का देखना है तो वो जब व्यवसाय बंद होगा उसी समय पता लग सकता है। इनके मान लीजिए आपने एक व्यवसाय शुरू किया और व्यवसाय जो है 50 साल तक चलता रहा, उसके बाद बंद हो गया, तो व्यवसाय की सारी संपत्तियां आपने बेच दी, लाइबिलिटीज का आपने भुगतान कर दिया, तो आप देखेंगे कि शुरू में मैंने 10 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू किया था और अब उस 10 लाख रुपए के कितने रुपए मेरे को मिले हैं 50 साल बाद, तो एग्जैक्ट प्रॉफिट आपको पता लगेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि 50 साल बाद आपको परिणामों के बारे में जानकारी मिलती है, तो उसके आधार पर आप व्यवसाय के बारे में कुछ निर्णय लेने होते हैं। व्यवसाय के बारे में, उसकी तरक्की के बारे में आपने कुछ पॉलिसीज बनानी होती हैं, वो आप जो है नहीं बना पाएंगे क्योंकि सूचना आपको नहीं मिल पा रही है। ठीक इस प्रकार से आप देखते हैं कि हमारे मैनेजर्स हैं, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, गवर्नमेंट है, रिसर्च स्कॉलर हैं, इन सब को सूचना चाहिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि वो महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएं और कोई सुधारात्मक कार्यवाही वो कर पाएं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि जो व्यवसाय की संपूर्ण जीवन अवधि है उसको छोटी छोटी लेखा अवधियों में बांट लिया जाए, जिनका समय प्राय 12 महीने का यानी कि 1 वर्ष का रखा गया। और कुछ व्यवसाय 1 जनवरी से 31 दिसंबर को अकाउंटिंग पीरियड के रूप में मानते हैं और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारा है उसने यह अवधि 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक तय करती है। तो आप देखते हैं कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का अपने आप में अलग महत्व है, जबकि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का अपने आप में अलग महत्व है। दोनों की ही यहाँ पर आवश्यकता है। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। और जो 4th पॉइंट है वो है ऐतिहासिक लागत अवधारणा, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट से यहाँ पर अभिप्राय उस कॉस्ट से है जो वस्तु के लिए, जो संपत्ति के लिए चुकाई गई है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। और कॉस्ट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि सभी संपत्तियों को उनके वास्तविक लागत मूल्य पर ही दिखाया जाएगा। यहाँ पर हम ये मानकर चलते हैं कि जब संपत्तियों का प्रयोग होगा तो उनकी जो कॉस्ट है, उनकी लागत है वो कम आएगी। तो डेप्रिसिएशन का मूल्य घटा करके, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन का मूल्य घटा करके उन संपत्तियों को हम बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं, वहां पर उनको दर्शाया जाता है। जैसे एक बिल्डिंग हमने खरीदी 50 लाख रुपए की और 5 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़कर 1 करोड़ रुपए की हो गई, तो 1 करोड़ रुपए को हम ध्यान में नहीं रखते हैं, बल्कि हम 50 लाख रुपए में से डेप्रिसिएशन घटा करके उस बिल्डिंग को बैलेंस शीट में लिखते हैं। ऐतिहासिक लागत अवधारणा को इसलिए उचित माना जाता है क्योंकि ऐतिहासिक लागत एक वास्तविक व्यवहार है तथा इसकी राशि अकाउंटेंट द्वारा अपनी इच्छा से निर्धारित की हुई नहीं है, इसलिए यह निष्पक्ष रूप से जांच होने पर प्रमाणित होने योग्य यानी कि वेरिफिएबल होती है। और मार्केट वैल्यू पर संपत्तियों को लिखना इसलिए भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मार्केट में संपत्तियों की जो वैल्यू है वो बड़ा तेजी से कम ज्यादा होती रहती है। और ऐसी स्थिति में किसी एक एक्सपर्ट के द्वारा उसकी मार्केट वैल्यू कुछ और बताई जाएगी, दूसरे एक्सपर्ट के द्वारा कुछ और बताई जाएगी, तीसरे एक्सपर्ट के द्वारा कुछ और बताई जाएगी। और इस तरह से कोई भी व्यवसाय अपनी एग्जैक्ट जो फाइनेंशियल पोजीशन है, ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन है, उसका अनुमान नहीं लगा पाएगा और ना ही एग्जैक्ट इनकम को डिटरमाइन कर पाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के जहाँ कुछ फायदे हैं वहाँ इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे आप देखते हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस के ऊपर आधारित होकर के जो हमने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तैयार की है वो हमारे प्रबंधकों के लिए, हमारे विनियोक्ताओं के लिए, हमारे क्रेडिटर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहती हैं, बहुत ज़्यादा उपयोगी वो नहीं रहती हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग हमने मान लीजिए 20 साल पहले खरीदी है, आज जो है उस बिल्डिंग की वैल्यू
कई गुना बढ़ गई है और उस बिल्डिंग की सहायता से हम जो है अपना व्यवसाय कर रहे हैं। तो उस बिल्डिंग पर जो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो डेप्रिसिएशन हमारी बहुत ही कम राशि की होती है और जो हमारा नेट इनकम यानी कि नेट प्रॉफिट जो हमारा आएगा वो आएगा ज़्यादा। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट यानी कि अनुरूपता की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार एक निश्चित अवधि में प्राप्त की गई कुल रेवेन्यू के अमाउंट को उस अवधि के कुल व्ययों के साथ मिलान किया जाता है ताकि उस अवधि के शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की एग्जैक्ट जानकारी हमें मिल सके। तो रेवेन्यू का एक्सपेंसेस से मिलान जो लेखांकन की उपार्जन विधि है हमारी एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, उसके आधार पर ही किया जाता है। रेवेन्यू का एक्सपेंसेस से मिलान करते समय हमने कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोई भी रेवेन्यू की आइटम है उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लिया है तो उसके अनुरूप उस आगम को, उस रेवेन्यू को अर्जित करने के संबंध में किए गए समस्त व्यय या जो भी लागत है उस अवधि से संबंधित है उसे व्यय पक्ष में दिखाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से किसी भी एक्सपेंसेस का हमने भुगतान कर दिया है लेकिन उसके संबंध में सेवाएं अभी हमें नहीं मिली हैं या यूँ कहिए कि उसके संबंध में जो रेवेन्यू है वो उसकी प्राप्ति अगले वर्ष होगी, तो ऐसे खर्चे को, ऐसे व्यय को, एक्सपेंसेस को हमने अगले वर्ष के व्ययों में ही शामिल करना चाहिए और अब इस वर्ष इसे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस के रूप में बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे कोई इनकम है वो हमने कमा ली है लेकिन प्राप्त नहीं हुई, तो इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन इनकम्स को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शामिल कर लिया है तो उनसे संबंधित जो भी खर्चे हैं उनको भी हमने इसमें शामिल कर लेना चाहिए। कई बार कोई आय है वो हमने प्राप्त कर ली है लेकिन कमाई नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इस आइटम को अनअर्न्ड इनकम के रूप में बैलेंस शीट में लिखना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से आप देखते हैं कि अकाउंटिंग ईयर के अंत में कुछ जो है क्लोजिंग स्टॉक हमारा बच जाता है, कुछ माल बच जाता है, तो उसे हम क्लोजिंग स्टॉक के रूप में बैलेंस शीट में लिखते हैं और उसे नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक के रूप में वहाँ पर दर्शाते हैं। तो ये था हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यानी कि द्विपक्षीय अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय में की जाने वाली प्रत्येक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, दो पक्ष होते हैं। यदि कोई भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है तो उसका प्रभाव उससे संबंधित दो खातों पर विपरीत पक्षों में पड़ता है, यानी कि एक खाता डेबिट होता है तो दूसरा खाता क्रेडिट होता है, यानी कि प्रत्येक डेबिट के साथ एक क्रेडिट तथा प्रत्येक क्रेडिट के साथ एक डेबिट का होना अति आवश्यक है। एवरी डेबिट मस्ट हैव ए कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट मस्ट हैव ए कोरस्पॉन्डिंग डेबिट। तो इस अवधारणा के कारण ही हम देखते हैं कि जो ट्रायल बैलेंस है उसका दोनों साइड का जोड़ बराबर आता है, जो बैलेंस शीट है उसका दोनों साइड का जोड़ बराबर आता है, यानी कि टोटल एसेट्स हैं वो किसके बराबर होती हैं, टोटल लाइबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होती है। तो इसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से जानते हैं, इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी हम कह सकते हैं। तो लेखांकन समीकरण का जो है डबल एंट्री सिस्टम ही आधार होता है। तो लेखांकन समीकरण हमेशा ही सत्य सिद्ध होती है। जैसे कोई भी लेन देन हो, जैसे आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आप खरीदेंगे तो एक तरफ फर्नीचर बढ़ जाएगा, एसेट्स बढ़ जाएंगी, दूसरी तरफ कैश हमारे पास से जाएगा तो कैश कम हो जाएगा और लेखांकन समीकरण जो भी हमारी है अकाउंटिंग इक्वेशन है ये बराबर आएगी। और ठीक इसी प्रकार से आप देखते हैं कि व्यवसाय के मालिक ने कुछ एडिशनल कैपिटल लगाई तो इससे क्या होगा, कैपिटल हमारी बढ़ जाएगी, दूसरी तरफ जो है हम देखते हैं कि कैश बढ़ जाएगा, इससे भी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हमारी सेम रहेगी, बराबर रहेगी, दोनों साइड का जोड़ उसका बराबर आएगा। तो ये था हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। और जो नेक्स्ट है वो है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट यानी कि निरपेक्षता की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय में किए गए विभिन्न लेन देनों के लिए पर्याप्त प्रमाणों का होना यानी कि डॉक्यूमेंट्स, सोर्स डॉक्यूमेंट्स का होना
आवश्यक है, जिससे कि किसी भी लेन देन की सत्यता प्रमाणित की जा सके, हम आसानी से उस लेन देन की जांच कर सकें। तो ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि परचेज इनवाइस है, सेल्स इनवाइस है, कैश मेमो है, या कोई कॉरस्पॉन्डेंस हैं, या कोई रसीदें हमारे पास हैं, या कोई एग्रीमेंट हमने किया है, या कोई रजिस्ट्री हमने करवाई है, तो ये सब क्या है, ये हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं। तो प्रत्येक जर्नल एंट्री के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट का होना आवश्यक है और प्रत्येक सोर्स डॉक्यूमेंट की एक एंट्री होना आवश्यक है। तो इस अवधारणा का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यदि लेन देनों के लिए उचित प्रमाण, उचित प्रूफ या सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं रखे जाएंगे तो प्रबंधक जो हमारा मैनेजर है या अकाउंटेंट है, वो अपनी मन मर्जी से अकाउंटिंग के डाटा को वो जो है चेंज करते रहेंगे और हमारे जो व्यवसाय में रुचि रखने वाले पक्षकार हैं तो वो व्यवसाय के संबंध में सही सूचनाएं उनको प्राप्त नहीं हो पाएंगी। तो ये इसका महत्व रहता है। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। प्यारे विद्यार्थियों, इस आशा और उम्मीद के साथ कि आपने अपने आसपास सकारात्मकता का माहौल बनाया हुआ है और आज का ये टॉपिक आपको जो है पसंद आया है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र दोस्तों में चर्चा अवश्य करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। हैव ए नाइस डे।